इमेजिन कीजिए, सितंबर 1657 का समय है। रात का तीसरा पहर। आगरा के उस विशाल किले के अंदर एक दीपक बस टिमटिमा रहा है। उस कमरे में जो इंसान लेटा है वो थका हुआ है और बहुत बीमार है। उसकी हर सांस जैसे संघर्ष कर रही है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मुगल सम्राट शाहजहां हैं, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, जिनके दरबार में दुनिया भर के राजदूत सिर झुकाते थे। लेकिन ठीक उसी रात सैकड़ों मील दूर दक्कन के पठारों पर एक तंबू में उनका एक बेटा अपनी आंखें खोले बैठा है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसी योजना चल रही है जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस बेटे का नाम था औरंगजेब। तो चलिए सोर्स मटेरियल के इस डीप डाइव में चलते हैं और देखिए, शुरुआत में ही एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने ही बनाए घर में, जी हां, अपने ही बेटे द्वारा कैद कर लिया गया। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम ठीक यही समझेंगे कि ये दर्दनाक विश्वासघात आखिर हुआ कैसे एक विशाल साम्राज्य का तख्त एक खूनी बिसात में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, शाहजहां एक कैदी बादशाह। देखते हैं कि बेहिसाब सत्ता का इतना दर्दनाक अंत कैसे हुआ। अब जरा नंबर 8 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कभी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, वो अचानक पतन की ओर चला गया। ये अंक 8 उन 8 खौफनाक सालों को दर्शाता है जो शाहजहां ने आगरा के किले में एक कैदी की तरह काटे। मतलब सोचिए जरा, जिन दीवारों को बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए बनाया गया था ना, वही दीवारें अब उनकी अपनी जेल बन चुकी थी। कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ वो बादशाह है जिसने प्यार की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर ताजमहल बनवा दिया, पूरी दुनिया में जिसका रुतबा था, और दूसरी तरफ वही इंसान अब इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है कि उसकी आंखों की रोशनी जा रही है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दर्दनाक डिटेल है कि वो अपनी प्यारी मुमताज़ महल के उस मकबरे को सिर्फ एक छोटे से हीरे के रिफ्लेक्शन के जरिए ही देख पाता था। वो उस विशाल साम्राज्य से एकदम कट चुका था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से खड़ा किया था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, तख्त के 4 दावेदार। आइए समझते हैं कि उत्तराधिकार की ये खूनी जंग आखिर शुरू कैसे हुई। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर जैसे ही फैली, तख्त के लिए 4 बेहद अलग अलग मिजाज वाले भाई मैदान में उतर आए। सबसे बड़े और शाहजहां के चहेते दारा शिकोह, जो आगरा में थे और एक लिबरल स्कॉलर थे। फिर बंगाल में शाह शुजा, जो एम्बिशियस तो थे लेकिन कुछ खास दूरदर्शी नहीं थे। गुजरात में मुराद बख्श, एकदम आवेगी और गर्म खून वाले। और आखिर में दक्कन में बैठे थे औरंगजेब, एक मास्टर टैक्टिशियन, यानी एक अचूक रणनीतिकार। औरंगजेब बाकी सभी मुगलों से एकदम बिल्कुल ही अलग थे। जहां मुगल दरबारों में शाही ठाट बाट और शराब का दौर चलता था, वहीं औरंगजेब शराब से कोसों दूर रहते थे। सादे कपड़े पहनना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान की नकलें लिखना और यहाँ तक कि खुद टोपियां सिलकर अपनी कमाई करना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस सादगी के पीछे एक ऐसा शातिर और खूंखार दिमाग छिपा था जो पूरे उत्तराधिकार के इस क्राइसिस को एक बड़ी सी चेस बोर्ड की तरह देख रहा था। वो टोपियां सिलने वाले हाथ असल में अपने ही भाइयों की मौत का जाल बुन रहे थे। तो चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, औरंगजेब की बिसात। देखते हैं उनकी इस खतरनाक शतरंज की चालों को। सोर्स के मुताबिक औरंगजेब को अच्छी तरह पता था कि वो अकेले लड़कर हार जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मल्टी लेड स्ट्रैटेजी बनाई। पहला कदम, जो आवेगी मुराद था ना, उसके साथ गठबंधन कर लिया और उसे ये झूठा दिलासा दिया कि भाई हम साम्राज्य को आधा आधा बांट लेंगे। दूसरा कदम, शाह शुजा को झूठी बातचीत में उलझाकर उसका टाइम वेस्ट कर दिया। और फिर तीसरा कदम, जब बाकी दोनों बेअसर हो गए, तब सीधे दारा शिकोह पर एक जॉइंट अटैक कर दिया। मतलब एक भी तलवार उठने से पहले ही औरंगजेब ने अपने विरोधियों को मात देना शुरू कर दिया था। है ना कमाल की रणनीति। अब पहुंचते हैं इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट पर। भाग 4, सामूगढ़ का निर्णायक युद्ध। दिन था 29 मई 1658। एक तरफ दारा शिकोह की विशाल, अनुभवी और खजाने से लैस सेना, और सामने औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली फौज। युद्ध के मैदान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि मानो सूरज ही छिप गया हो। लेकिन इस महायुद्ध का फैसला हथियारों ने नहीं किया। जी हां, फैसला हुआ एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं कि जानलेवा गलती से।
और वो गलती थी दारा शिकोह का अपने युद्ध हाथी से नीचे उतर जाने का फैसला। इसने मुगल इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई हाथी से उतरने में क्या बड़ी बात है, तो देखिए उस दौर में हाथी के खाली ओहदे का सीधा सा मतलब होता था कि सेनापति मारा गया। जैसे ही दारा नीचे उतरे, सेना में मौत का एक झूठा संदेश चला गया और फिर जो हुआ वो किसी टूटते हुए बांध की तरह था। पलक झपकते ही फॉर्मेशन टूट गए, भयानक दहशत फैल गई, सैनिक इधर उधर भागने लगे, घोड़े बेकाबू हो गए। और दारा शिकोह, जो बस कुछ ही पल पहले तक जीत के बिल्कुल करीब थे, उन्हें अपमानित होकर वहां से भागना पड़ा। जीत सीधे औरंगजेब की झोली में आ गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर। खून से सनाताज। यहाँ से सत्ता का क्रूर चेहरा सामने आता है। सामूगढ़ की जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले की ऐसी घेराबंदी की कि अंदर पानी की सप्लाई तक रोक दी, तब तक जब तक उनके बूढ़े पिता शाहजहां ने हार नहीं मान ली। अब इस टाइमलाइन को देखिए। इसके बाद सत्ता का खूनी खेल शुरू हुआ। 1658 में औरंगजेब ने खुद को बादशाह आलमगीर डिक्लेयर कर दिया। 1659 आते आते दारा को जंजीरों में जकड़कर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 1661 में, याद है वो मुराद जिसे आधा साम्राज्य देने का वादा किया गया था, उसे एक पुराने हत्या के केस में फंसाकर फांसी दे दी गई। और शुजा, वो तो बर्मा के जंगलों में ऐसा भागा कि फिर कभी लौट के नहीं आया। सत्ता के लिए सारे वादे एकदम टूट चुके थे। और इन सब के बीच जनवरी 1666 आ गया। आगरा के उसी किले में कैद वो बूढ़ा बादशाह शाहजहां अपनी आखिरी सांस लेता है। स्रोत बताते हैं कि अंत समय में उनकी देखभाल सिर्फ उनकी बेटी जहां आरा ने की थी। उनकी मौत के वक्त उनकी आंखें बस ताजमहल की तरफ ही टिकी हुई थीं। और सबसे दर्दनाक बात बताऊं, उनका अपना बेटा औरंगजेब उनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुआ। सत्ता की भूख अपनों को कितना पराया कर देती है ना, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, भाग 6, मुगल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब का लंबा और विवादित शासनकाल। यहाँ ये 40 लाख का आंकड़ा देखिए। ये 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ तक औरंगजेब का साम्राज्य अपने पीक पर फैल चुका था। उत्तर में काबुल से लेकर बिल्कुल दक्षिण में तंजावुर तक। उनका 49 सालों का शासनकाल मुगल इतिहास में सबसे लंबा था। जियोग्राफिकली तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन सच कहूं तो अक्सर बेगाम विस्तार ही किसी साम्राज्य की नींव को खोखला कर देता है। और यहीं पर हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गहरे वैचारिक कॉन्ट्रास्ट की तरफ इशारा करता है। लेफ्ट में देखिए अकबर, जिन्होंने जजिया टैक्स हटाकर और अलग अलग धर्मों को जोड़कर एक एकता का धागा बुना था। और राइट में औरंगजेब की कट्टरपंथी नीतियां, जिन्होंने उसी जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया और उस एकता के धागे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। ऐतिहासिक स्रोत साफ तौर पर उनकी कुछ विशिष्ट नीतियों को पॉइंट आउट करते हैं। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स तो वापस लगाया ही, साथ ही प्रमुख मंदिरों को नष्ट करने के भी आदेश दिए। इसमें खास तौर पर काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशवदेव मंदिर शामिल था, जो लाखों लोगों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे। जाहिर सी बात है, इन स्पष्ट फैसलों ने साम्राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी को गहराई तक नाराज कर दिया। अब इन सबका नतीजा क्या निकला? पूरे देश में एक के बाद एक भड़कते विद्रोह। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने औरंगजेब को पूरे 25 सालों तक दक्कन के युद्धों में उलझा कर रख दिया। जो राजपूत कभी मुगलों के सबसे वफादार साथी हुआ करते थे, वो बागी हो गए। सिख गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किए जाने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और ये सारे विरोध साम्राज्य के खजाने और उसकी मिलिट्री पावर को दीमक की तरह चाटते रहे। दशकों तक चले इन युद्धों और सत्ता